गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का आईओआईसी हेलो डॉक्टर में स्वागत है। आज हमारे साथ सागर से जुड़ी हैं डॉक्टर पूजा सिंह, एमबीबीएस डॉक्टर। शी इज विथ 20 years ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग, असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर हैं सागर मेडिकल कॉलेज, बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में। मैम मैम इज अ पब्लिश्ड ऑथर। इनकी 2 बुक्स पब्लिश्ड हैं, इन्होंने कई कई जर्नल्स में पब्लिश्ड हैं। काफ़ी इन डेप्थ नॉलेज है इनका पैथोलॉजी हिस्टोलॉजी में, तो हिस्टोपैथोलॉजी में। तो मैम इस सेशन को लीड करेंगी हम लोग की तरफ से। और आप अपने जिस जिसको कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो, कुछ भी आप पूछना चाहें, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आप अपना हैंड रेस करके भी पूछ सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि मैम अब आप स्टार्ट करें। वेलकम मैम। Thank you so much, Akshat ji, for such nice words. And a very good evening to all of you. सर से जब बात हो रही थी मनोहर सर से, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू से अ बिग थैंक यू टू मनोहर सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू स्पीक ऑन सच ए ब्यूटिफुल टॉपिक। क्योंकि हम जब बात करें ब्लड रिपोर्ट्स की, तो एक नॉन मेडिकोज जो होते हैं, दे ऑलवेज हैव अ kind of hinge or a hitch is there that कैसे रिपोर्ट होगा, क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कि वाई अ ब्लड टेस्ट इज रिक्वायर्ड। ब्लड टेस्ट की जरूरत ही इसीलिए है क्योंकि हमारी जो मशीनरी है बहुत लंबे समय से काम कर रही होती है। एंड वी ऑलरेडी नो, कोई भी मशीन जब उसका एक नॉर्मल पार्ट अगर खराब होता है और उसमें हम एबनॉर्मल पार्ट लगाते हैं, तो वो इट इज नेवर द सेम। जो पहले था वो वैसा सेम कभी नहीं रहता। तो दैट इज अ सिग्निफिकेंस कि हम किसी भी ऑर्गन को टेस्ट कर रहे हैं या ओवरऑल बॉडी में कोई प्रॉब्लम आ रही है। और वी ऑल हैव फेस्ड कोविड। कोविड ने हमें ऑलरेडी एक नए तरीके से मेडिकल टेस्ट को देखने के लिए, व्हाट शुड आई से, मतलब इट हैज मेड आवर फोकस चेंज टू मेडिकल टेस्ट मोर इन डेप्थ। तो मैं बेसिक टेस्ट से स्टार्ट करूंगी, जो है हमारा कंप्लीट ब्लड काउंट। हम कभी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, वी से वी हैव एनी इशू, तो हमें सबसे पहला टेस्ट जो बोला जाता है वो होता है कंप्लीट ब्लड काउंट। या हम उसको बोल सकते हैं टोटल काउंट करा लेते हैं, या हम एक ब्लड प्रोफाइल करा लेते हैं। इसके टोटल पैरामीटर्स जो अगर हम बेसिक मशीन पे करते हैं तो 20 पैरामीटर्स आपको मिलेंगे। और अगर हम इसको फर्दर जाएंगे और हायर मशीन्स पर जाते हैं तो यू विल गेट समटाइम्स अप टू 43 पैरामीटर्स भी मिलते हैं। इसमें से सारे पैरामीटर्स आपको ध्यान नहीं देने हैं, क्योंकि हमें कुछ चीजें तो डॉक्टर के लिए छोड़नी है जिसने अपने 10 years लगाए हैं, लाइक मी। तो बेटर यही है कि हाँ, हमें लेकिन थोड़ी चीजें बेसलाइन जो है वो पता होना चाहिए। लाइक द फर्स्ट थिंग इज हीमोग्लोबिन, जो एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है। ये हम सबको पता है कि हीमोग्लोबिन शुड ऑलवेज बी मोर देन 11। इंडिया के लिए है, बट अगर हम वर्ल्ड वाइड रेंज की बात करेंगे तो उसमें हमें 12 लिया गया है, हमारा लोअर लेवल। बट फॉर इंडिया वी नॉर्मली कीप 11। उसके बाद नेक्स्ट होता है हमारा हिमाटोक्रिट। इसको अगर हम हीमोग्लोबिन से मेजर करेंगे तो आप देखेंगे 3 का काउंट होता है, 3 का मल्टीप्लीकेशन है। तो 10 अगर हमारा हीमोग्लोबिन है तो 3 के काउंट से हमारा हिमाटोक्रिट मल्टीप्लाई होगा। सो इट शुड बी रफली अराउंड 30 होना चाहिए। नेक्स्ट वी मूव टू द टोटल आरबीसी काउंट। जो हीमोग्लोबिन है वो हमारे आरबीसी काउंट पर बहुत ज्यादा रिलाई करता है, क्योंकि जो हमारा आरबीसी है वही हीमोग्लोबिन को कैरी कर रहा है। तो हमारा हीमोग्लोबिन जो है और आरबीसी जो है, इसका भी एक रिलेशन ऑफ 3 रहता है। आरबीसी काउंट अगर 3 है तो हीमोग्लोबिन रफली 9 आएगा। हम यूनिट्स पे नहीं जा रहे हैं, उसका सिग्निफिकेंस मेरे लिए ज्यादा है, आपके लिए वैल्यू देखनी है। तो अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपका टेस्ट जो है सही है या नहीं है, या आपके जो पैरामीटर्स आए हैं, तो आप मोटा मोटा एक 3 को, अपना 3 नंबर याद रखेंगे हीमोग्लोबिन, हिमाटोक्रिट एंड टोटल आरबीसी काउंट के लिए। ये तीनों में 3 का रिलेशन है। 3 इंटू हीमोग्लोबिन आपको हिमाटोक्रिट देगा, एंड टोटल आरबीसी काउंट इंटू 3 विल गिव यू योर हीमोग्लोबिन लेवल। एमसीवी होता है जो हमारा आरबीसी है, उसको हम एक सेल मान ले, तो उसके अंदर वॉल्यूम कितना है हीमोग्लोबिन का, वो हमारा एमसीवी होता है। इस पे आपको ध्यान नहीं देना है, ये हमारे लिए है। मूविंग ऑन टू द अदर पैरामीटर्स जो आपके आरबीसी से ही रिलेटेड हैं, रेड ब्लड सेल काउंट से, वो हैं आपके मीन सेल हीमोग्लोबिन, मीन सेल हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन, रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विद सेंट्रल वेरिएशन एंड रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विद स्टैंडर्ड डिविएशन। इनमें से आपके लिए जो सिग्निफिकेंट है, या आप अगर कभी खुद से अपनी रिपोर्ट देख रहे हैं, तो वो होता है आपका रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विद कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन।
ये है, अगर बढ़ा हुआ है, नॉर्मल वैल्यू इसकी 11 से 14 है या 15, अलग अलग मशीन पे कई बार 1 यूनिट का चेंज आ सकता है। तो ये हुआ है, तो हमारा फोकस चेंज हो जाता है हीमोग्लोबिनोपैथी, या जिसको हम लेट टर्म में बोलते हैं थैलेसीमिया। थैलेसीमिया में आरडीडब्ल्यू बढ़ा हो जाएगा, वेरेज अगर सिर्फ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो उसमें आरडीडब्ल्यू नॉर्मल रहेगा। तो अब हमने आरडीडब्ल्यू ही चेक किया और वो बढ़ा हुआ आ रहा है, तो इट डज नॉट मीन कि हमको पैनिक कर जाना है। नाउ वी विल मूव बैक, पुराने पे चले जाइए, आपका हीमोग्लोबिन, आपका हिमाटोक्रिट काउंट कितना आ रहा है। इफ देयर इज अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 और वो आपको दिख रहा है, तो इट इज नॉट गोइंग टू चेंज यू आर नॉट फॉलोइंग इनटू द स्पेक्ट्रम ऑफ थैलेसीमिया। आपको तब भी आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया ही सोचना है। इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, ये बेसिक पैरामीटर्स हैं जिनको हम खुद से करें, लेकिन नॉट एंटायरली रिलायबल फॉर योरसेल्फ। आप खुद से उस पर पूरी स्टडी ना कर डालें। और मूविंग ऑन टू, हमारा ये आरबीसी था, अभी तक हमने रेड ब्लड सेल काउंट पे स्टडी किया था। नेक्स्ट पार्ट जो हमारा है वो है होल डब्ल्यूबीसी काउंट, वाइट ब्लड सेल काउंट होता है हमारा, जिसका हम टोटल काउंट लेते हैं। टोटल काउंट नॉर्मली हमारा 4,000 से 11,000 या 4,000 टू 10,000, अगेन मशीन की वेरिएशन है। जो मशीन हमारे पास है उस मशीन का क्या स्टैंडर्ड काउंट है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो 4,000 टू 10,000 और 4,000 टू 11,000 इज अ नॉर्मल काउंट। यस, लेस देन 4,000 हमेशा याद रखें कि थोड़ा सा पैनिक करने का इट इज अ इशू जिसपे आपको ध्यान देना चाहिए। सो व्हाट आर द डिफरेंशियल काउंट्स? ये डब्ल्यूबीसी था टोटल, जैसे हमने अभी आरबीसी के बहुत से पैरामीटर्स देखे हैं, वैसे ही डब्ल्यूबीसी के भी सारे पैरामीटर्स हैं। इसमें से अगर आप ध्यान देंगे तो 3 जो हैं वो फिल में एंड हो रहे हैं, और जो 2 हैं वो साइट में एंड होते हैं। जो फिल में एंड हो रहे हैं इनके अंदर कहीं ना कहीं कुछ कुछ अलग अलग कलर के ग्रैन्यूल्स भरे हुए हैं, और जो साइट में एंड हो रहे हैं ये यूजुअली थोड़े बड़े सेल्स हैं, इनका फंक्शन ही अलग हो जाता है। जैसे आपने ऑल्दो मैं उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाह रही थी, जो है कोविड, बिकॉज इट गेव अस वेरी बैड मेमोरीज। बट इफ यू मूव टू दैट, तो उसमें हमने, आप बहुत बार देखे होंगे आपके टेस्ट रिपोर्ट में न्यूट्रोफिल टू लिम्फोसाइट काउंट दिया हुआ था। सो न्यूट्रोफिल, यूस्नोफिल एंड बेसोफिल, ये हमारे ग्रैनुलोसिटिक होते हैं, इनमें हमें दाने मिलते हैं अलग अलग कलर के। जैसे इसमें अगर हम न्यूट्रोफिल में बात करेंगे तो हल्का पिंकिश होता है ग्रैन्यूल, यूस्नोफिल इसमें हल्का ऑरेंजिश होगा, और बेसोफिल इसमें हल्का ब्लूइश कलर होगा। आप कई बार अपनी रिपोर्ट अगर देखेंगे तो आज की डेट में, क्योंकि हम आगे बढ़ गए हैं, तो हमें एक इमेज भी मिलती है अलोंग विथ आवर सीबीसी रिपोर्ट, जो आपके पेरिफेरल स्मीयर या की स्लाइड पर ब्लड को जो हम फैला के टेस्ट करते हैं उसकी रिपोर्ट भी लगाई गई होती है। तो अगर आप उसमें देखना चाहें और आपको ये सेल्स दिख रहे हैं, तो दिस इज हाउ यू विल आइडेंटिफाई। न्यूट्रोफिल का कलर विल हैव अ ग्रैन्यूल जो आपको हल्का पिंकिश मिलेगा, ईसनोफिल ईओसिन से बना हुआ है जो हल्का ऑरेंजिश होता है, और बेसोफिल में ब्लू कलर मिलेगा। ये तीनों में ग्रैन्यूल्स होंगे। मूविंग टू लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, इन दोनों में आपको ग्रैन्यूल्स नहीं मिलेंगे, इसलिए हम इनको ए ग्रैनुलोसिटिक डब्ल्यूबीसी बोलते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है? मोनोसाइट का सिग्निफिकेंस है कि ये हमारे शरीर में जितने भी फाइटिंग अदर इन्फेक्शंस बोल दें या इन्फ्लेमेशन बोल दें, उनसे जो भी सेल आ रहे हैं या डेब्रिस आ रहा है, या जिसको हम हिंदी में बोलेंगे गंदगी आ रही है, उसको ये खाता है, इसलिए ये साइज बड़ा होता है। तो दोनों साइड के जो साइज है वो बड़ा रहेगा, जो बाकी तीनों फिल हैं उनके साइज छोटे रहेंगे। काउंट में आपको टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट पे जरूर ध्यान देना है अपने, जो कि 4,000 टू 10,000 के बीच में होना चाहिए। बहुत से रीजंस हैं जहां पे काउंट आपका नॉर्मली आपके बॉडी में, आपने कोई मेडिसिन ली है या आपको कोई इन्फेक्शन हो गया जिसमें वो कम ज्यादा होगा, लेकिन मेडिसिन की वजह से कई बार अचानक से थोड़ी देर के लिए काउंट कम भी हो सकता है। स्पेशली जैसे हम अगर बोलेंगे कैंसर पेशेंट्स, दोज हु आर ऑन कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी, द काउंट विल इनवेरेबली बी लो। फिर कुछ ऐसे अनीमियाज हैं, जैसे एक ए प्लास्टिक अनीमिया होता है, नॉट वेरी कॉमन इन इंडिया, उसमें भी आपको काउंट कम मिलेगा। नेक्स्ट हमारा पैरामीटर है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स हमने डेंगू देखा, हमने कोविड देखा है, इन दोनों में ही हमारे प्लेटलेट्स की कंडीशन कम हो गई थी। सो अ नॉर्मल प्लेटलेट काउंट हम जो पहले लेते थे वो था 1.5 टू 4.5, जिसको अभी चेंज करके 1.5 टू 4 भी बोला जाने लगा है। बट यहाँ पे मैं फिर से एक बार याद दिलाऊंगी सबको कि अगर कुछ लोग हम में से ऐसे होंगे जिनके प्लेटलेट्स हमेशा 1 लाख भी आते होंगे या 90,000 भी आते होंगे, विच इज नॉर्मल
फॉर दैट स्पेसिफिक इंडिविजुअल। जो लोग एथलेटिक होते हैं उनमें भी कई बार प्लेटलेट्स लोअर काउंट में नॉर्मल होते हैं, तो उस पर बहुत परेशान नहीं होना है। इसीलिए मैं बार बार यहाँ बीच बीच में यही बोलूंगी कि योर रिपोर्ट्स हैव टू बी टेस्टेड बाय द डॉक्टर। अपने आप सिर्फ आप अपनी रिपोर्ट की ऑथेंटिसिटी चेक करें, डू नॉट कोरिलेट विथ कि आपकी डिजीज एंटिटी क्या होगी। प्लेटलेट्स जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये हमारे शरीर में कोएगुलेशन को देखते हैं। कोएगुलेशन का मतलब होता है कि खून बहना भी जरूरी है और क्लॉट होना भी उतना ही जरूरी है। इसलिए जो ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम है उसका सिग्निफिकेंस आता है। अगर जल्दी ब्लीड हो जा रहा है तो प्लेटलेट, देर से क्लॉट हो रहा है तो भी प्लेटलेट्स कम है। प्लेटलेट्स के जो कुछ पैरामीटर्स है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। इनमें से आपके लिए बहुत ज्यादा इन प्लेटलेट्स के पैरामीटर्स का सिग्निफिकेंस नहीं है। इनका सिग्निफिकेंस आता है जब हम बात करते हैं प्लेटलेट्स के डिसऑर्डर्स, कि प्लेटलेट्स में खराबी हो गई जिसकी वजह से उनका काउंट कम हो रहा है। तो उसमें कई बार ऐसा है, उसके कारण अलग अलग होते हैं। जैसे हम बोलते हैं पेशेंट सीरियस है, पेशेंट आईसीयू में है, पेशेंट मल्टीपल ऑर्गन फेलियर में चला गया। जब मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होता है तो उस समय अंदर होती है डिसेमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोएगुलेशन। इंट्रावस्कुलर का मतलब हो गया शरीर के अंदर ही जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर खून अपने आप जमने लग गया है, एंड दैट इज वाई प्लेटलेट काउंट का सिग्निफिकेंस आता है। सेम जैसे हमने आरबीसी में देखा था एमसीवी, वैसे ही प्लेटलेट्स में होता है मीन प्लेटलेट वॉल्यूम। तो मीन प्लेटलेट वॉल्यूम तभी आपका सही रहेगा जब नंबर ऑफ प्लेटलेट सही रहेंगे। इसलिए मेन जो इसमें से पूरे सीबीसी के पैरामीटर्स में से आपका प्लेटलेट में से पता होना चाहिए प्लेटलेट काउंट। सो वंस अगेन सीबीसी में आपको आपका हीमोग्लोबिन, आपको हिमाटोक्रिट, एमसीवी, आपका टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट, आपके जो डिफरेंशियल काउंट्स है उसको देख लें एक बार, बहुत ज्यादा उससे फर्क नहीं पड़ेगा। एंड टोटल प्लेटलेट काउंट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सीबीसी रिपोर्ट। मूव करते हैं हम आज की डेट में एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है विटामिन बी 12 अपने देश के लिए। क्योंकि फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली इसके जो डाइटरी पोर्शंस है वो बहुत कम है फॉर वेजिटेरियन मील या वेगन मील में इसके डाइटरी पोर्शन बहुत कम है। मेजॉरिटी इसका जो हमको मिलता है खाने से जिसकी हम बात करते हैं वो आता है इसका नॉन वेज पार्ट से। इसलिए एंड स्पेशली इन ओल्ड एज लाइक आफ्टर 40 ईयर्स तो आपको विटामिन बी 12 कराना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि इसकी डेफिशिएंसी से आपको न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। अल्जाइमर्स ज्यादा हो सकता है जो हमें कई बार पता नहीं चलता, हम बोलते हैं एजिंग हो रही है और हम चीजें भूलने लगे हैं। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी टेक केयर ऑफ आवर विटामिन बी 12। इलाज बहुत सिंपल है, सिर्फ विटामिन बी 12 के इंजेक्शंस लेने होते हैं जो कि बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं। बट टू गेट इट टेस्टेड इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कभी भी आप अपना टेस्ट करा रहे हैं, जो कि मैं फिर से बोलूंगी एवरी ईयर एटलीस्ट ट्वाइस आपको अपना टेस्ट कराना चाहिए, यानी 6 मंथली टेस्ट होना ही चाहिए। एंड यू शुड गो फॉर योर विटामिन बी 12 फॉर श्योर। और आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो बच्चों में भी विटामिन बी 12 डिफिशियंसी आने लगी है। कॉज आई स्टिल डोंट नो, हम इसको पता कर रहे हैं बट गेस होने लगा है। पहले एक टाइम था कि यूजली वी यूज टू सी इट इन ओल्ड एज बट नाउ इट इज ग्रेजुअली शिफ्टिंग डाउन। दूसरा टेस्ट अगर हम विटामिन बी 12 की बात करते हैं तो हम डेफिनेटली विटामिन डी कराते हैं। विटामिन डी में विटामिन D3 एक अलग पोर्शन होता है, कोल कैल्सिफेरॉल एक अलग पोर्शन है, पर मैंने एक मोटे तौर पे विटामिन डी ही बताया है आपको, जिसका कि जिसकी अगेन जरूरत कहाँ कहाँ पर है हम सबको मालूम है। वी रिक्वायर इट फॉर आवर बोन्स। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे बोन के लिए है विटामिन डी, और सबसे अच्छा सोर्स है सनलाइट। लेकिन सनलाइट के साथ एक डिसएडवांटेज भी है, ओवर एक्सपोजर नहीं करना है सनलाइट का। और दूसरा है सनलाइट के साथ साथ जो हमारे को यूवी रेज मिल रही हैं, सो वी शुड ट्राई टू मेक श्योर कि हम जब धूप में जा रहे हैं तो 10 बजे से दोपहर से मॉर्निंग के 10 से दोपहर की 2 बजे की धूप को हम अवॉइड करें, क्योंकि उस समय यूवी रेज सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती हैं। आपने भी देखा होगा कभी भी जब न्यूबॉर्न बेबी होता है, जॉन्डिस होता है, तो हम हमेशा बोलते हैं कि मॉर्निंग की सनलाइट देनी है। वी शुड नॉट शो आफ्टरनून की सनलाइट या शाम की सनलाइट नहीं दिखानी है। रीजन यही है कि यूवी रेज बहुत स्ट्रांग हो जाती हैं। सो विटामिन डी, फिर से विटामिन डी इज इजीली अवेलेबल। आप देख रहे होंगे ऑल ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, चीज या मिल्क प्रोडक्ट्स, जूसेस, फ्रूट्स, दे ऑल आर गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी। तो अगर हम ले रहे हैं फिर भी समहाउ विटामिन डी कम रहता है, इनवेरेबली रहता है, क्योंकि हमारा सन एक्सपोजर कम होता जा रहा है।
एक टाइम था वी यूज्ड टू बी आउटसाइड मोर, नाउ वी आर मोर इंडोर्स। तो उसकी वजह से जो विटामिन डी कम हो रहा है, फॉर दैट वी हैव टू मेक श्योर कि हमारा विटामिन डी सफिशिएंट रहे। बट यहाँ पर फिर से वही चीज आती है कि हमें ओवर इनटेक नहीं करना है, बिकॉज हर चीज के प्रॉस एंड कॉन्स रहेंगे ही। ओवर इनटेक अगेन कॉजेस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स टू द बॉडी। नेक्स्ट हम बात करेंगे किडनी फंक्शन टेस्ट की। रीनल फंक्शन टेस्ट या किडनी फंक्शन टेस्ट एक ही नाम है। ये इसके सारे पैरामीटर्स हैं, जैसे ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, सीरम यूरिया, सीरम क्रियाटिनिन, ईजीएफआर। पहले आपको रिपोर्ट में नहीं मिलता था, आज की लैब्स जो हैं, जो अभी करंट लैब्स हैं, वो आपको ईजीएफआर कैलकुलेट करके देंगी। ये हम एक मैनुअली कैलकुलेटेड रिपोर्ट होती है, जिसका मतलब होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। जो किडनी है उसमें हमारे दो पार्ट हैं, एनाटॉमी जिसको हम बोलते हैं कि किडनी कैसे बनी हुई है। उसके अंदर होता है ग्लोमेरुलाई, या अगर मैं नॉर्मल इसमें बोलूंगी तो छन्नी, क्योंकि हमारे पूरे शरीर का ब्लड हमारी किडनी ही छान के जो साफ चीज है उसको वापस लौटा देती है बॉडी में, और जो गंदा है वो यूरिन के फॉर्म में निकल जाता है। तो दिस ईजीएफआर इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ, अगर हमारे पास क्रिएटिनिन का लेवल है तो हम ईजीएफआर को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको हम मेजर करते हैं मिलीलीटर्स पर मिनट में। तो वही है कि ग्लोमेरुलाई ने कितने मिलीलीटर एक मिनट में उसको फिल्टर किया है और उसमें क्रिएटिनिन का लेवल कितना है, अकॉर्डिंग टू दैट वी कैलकुलेट द ईजीएफआर। उसके बाद नॉर्मली कई बार हम बोल देते हैं कि हमें इलेक्ट्रोलाइट्स अलग चाहिए। हम सबको पता है कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स में हमारे इंपॉर्टेंट जो आता है वो है सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम। अब जो पहले ये थे, ये इलेक्ट्रोलाइट्स अलग काउंट होते थे। नाउ यूरिन फंक्शन टेस्ट या रीनल फंक्शन टेस्ट या किडनी फंक्शन टेस्ट में इनको ऐड कर दिया गया है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जिसको हम कई बार अवॉइड कर देते हैं वो है यूरिक एसिड। अचानक से हमारे एक छोटे से जॉइंट में पेन हुआ और हमें लगा कि अच्छा मुझे तो चोट लग गई होगी, एंड दैट इज अवॉइडेड। तो अब ये ध्यान देना है हमें कि जब भी हम अपना किडनी फंक्शन टेस्ट या रीनल फंक्शन टेस्ट करा रहे हैं, वी मस्ट गो फॉर यूरिक एसिड ऑल्सो। हमें पूछना पड़ेगा कि उसमें हमारा जो पैनल है रीनल फंक्शन का, उसमें यूरिक एसिड है या नहीं है। नहीं है तो प्लीज गेट इट एडेड, क्योंकि इसके काफी सिग्निफिकेंस है। इसका सिग्निफिकेंस एंडोक्राइन ऑर्गन्स के साथ भी है। इसका सिग्निफिकेंस हम जो अभी बोला मैंने, गाउटी आर्थराइटिस, जो हमारी आर्थराइटिस की बीमारी है वो 3 प्रकार की है। उसमें से जो गाउटी है वो सिंगल बोन को अफेक्ट करती है, जो छोटे बोन्स होते हैं बॉडी में उनको अफेक्ट करती है। उसके लिए यूरिक एसिड हैज गॉट अ बिग सिग्निफिकेंस। और इसके ट्रीटमेंट में मेडिसिन तो है, उसके साथ साथ इफ वी अवॉइड प्रोटीन तो ये बहुत इजीली क्योर हो जाती है। प्रोटीन अवॉइड नहीं किया है तो दिक्कत होती है। यूरिया, हमें सबको पता है कि हमने इनिशियली कभी भी अगर हमारा रीनल फंक्शन टेस्ट हुआ है तो नॉर्मली यूरिया और क्रियाट होता ही है। क्रियाटिनिन और यूरिया में ये अंतर है कि जरूरी नहीं है अगर यूरिया बढ़ा है तो क्रियाटिनिन बढ़ेगा ही। ये एक थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है कि दोनों एक साथ बढ़ेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। यूरिया अलग भी बढ़ सकता है और क्रियाटिनिन अलग बढ़ सकता है। यूरिया तब बढ़ेगा जब अक्यूट, या अक्यूट का मतलब है कोई डिजीज जो आपको तुरंत इफेक्ट कर रही है किडनी को, उसमें यूरिया यूजली बढ़ेगा। क्रियाटिनिन बढ़ता है जब हमारा जो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है उसमें हमारे ट्यूब्यूल्स, जो अभी मैंने ग्लोमेरुलाई बताया था आपको जहां से छन रहा था, वो छन के जाता है ट्यूब्यूल्स में। ट्यूब्यूल आपको समझ में आ ही रहा होगा कि ट्यूब से बना हुआ वर्ड है। तो ट्यूब्यूल से जब वो जा रहा है और ट्यूब्यूल में अगर खराबी आ जाती है, वो खराब होने लगता है, तो एक्सक्लूसिव क्रियाटिनिन बढ़ेगा। इसलिए ये याद रखना है कि यूरिया और क्रियाट अलग अलग भी बढ़ सकते हैं, एक साथ बढ़ना जरूरी नहीं है। सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कई बार स्पेशली अपने कंट्री में सनस्ट्रोक होता है, हम उसको बहुत लाइटली लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत जरूरी है टू मेंटेन हमारा जो बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन या ग्लूकोज की प्रोसेस होती है मसल में। जब ग्लूकोज प्रोसेस सही नहीं होगा तो वो एक जहर के फॉर्म में बोलेंगे हम उसको, ग्लाइकोजन बन जाएगा, विच विल लीड टू मसल नेक्रोसिस। नेक्रोसिस का मतलब है खराब होना, तो वो टिश्यू खराब होता है। अलोंग विद दैट हमें पता है सनस्ट्रोक में हमें बहुत प्यास लगने लगती है, सिर दर्द होता है, इसलिए इलेक्ट्रोलाइट्स को कराना बहुत जरूरी है। और सबसे अच्छा इसका जो एक सॉल्यूशन है वो है केला। केला अगर हम डेली 1 या 2 केले खा रहे हैं तो हमारा पोटेशियम, हमारा सोडियम बिल्कुल भी कहीं पे भी गलत नहीं होगा, अनटिल
कि अंडरलाइन कोई डिजीज है। अगर डिजीज नहीं है, एक नॉर्मल पर्सन है, एंड इफ यू आर हैविंग बनाना एवरी डे, आपको इलेक्ट्रोलाइट्स में इशू नहीं जाएंगे। इट इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ पोटेशियम एंड सोडियम। कैल्शियम के लिए यस, आई एग्री, विथ एज, मैं हमेशा बोलती हूँ विथ एज कैल्शियम शुड बी स्टार्टेड ग्रेजुअली, लेकिन कैल्शियम भी हमें बहुत रेगुलरली नहीं खाना है। क्यों? इसका डिसएडवांटेज सबसे बड़ा है, किडनी में जो स्टोन्स बनते हैं, इसमें एक स्टोन का फॉर्म होता है कैल्शियम का, इसलिए कैल्शियम भी हमें अपनी बॉडी में कम रखना है। उसके लिए कम रखना यानी नॉर्मल तो जो हमने दिखाया आपको अप टिल 10.6 मिलीग्राम पर डेसिलीटर होना चाहिए, पर उसे ज्यादा नहीं करना है, नहीं तो ब्रिटलनेस ऑफ बोन, जैसे कांच की बोतल टूटती है वैसे ही हड्डियां बन जाएंगी अगर कैल्शियम ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपको कई बार बोला जाता है, यूरिन की टेस्ट करा लीजिए। यूरिन का टेस्ट कब बोला जाता है? फिर बुखार आ रहा है, आपको कपकपी लग के फीवर हो रहा है, अलोंग विद दैट आपको कई बार यूरिन में जलन हो रही है, देन वी से एक यूरिन का टेस्ट कर लेते हैं। यू वेंट टू योर वॉशरूम, आप वहां पे पी कर रहे हैं और आपको दिख रहा है कि अचानक से बहुत ज्यादा एंट्स आ गए, देन अगेन वी विल आस्क यू हिस्ट्री और हम बोलेंगे एक यूरिन का टेस्ट करा लीजिए। ट्रस्ट मी, यूरिन को हमने जितना लाइटली लिया है, यूरिन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी सिक्रीशन जिससे हम बहुत सारी बीमारियों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इंक्लूडिंग कैंसर भी। किसका कैंसर? यूरिनरी ब्लैडर, जहां पे यूरिन स्टोर हो रहा है शरीर के अंदर, उसका कैंसर भी यूरिन से टेस्ट किया जा सकता है। यूरिन में कौन कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होनी चाहिए? वो है चेंज ऑफ कलर। बहुत, टीबी इज अ वेरी कॉमन डिजीज इन इंडिया। अगर हमारे टीबी में रिफैम्पिसिन नाम की दवाई चल रही है तो यूरिन का कलर ऑरेंज हो जाएगा। चुकंदर, हम हमेशा बोलते हैं हीमोग्लोबिन कम है, चुकंदर खा लो, चुकंदर का जूस पी लो, डिटॉक्स के लिए चुकंदर इज अ वेरी गुड, आई विल से इट इज काइंड ऑफ सुपर फूड। डिटॉक्सिफाइंग चुकंदर, हीमोग्लोबिन चुकंदर, इलेक्ट्रोलाइट्स सम पार्ट, यस चुकंदर। इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अनदर सबसे अच्छा जो फूड प्रोडक्ट है वो है नारियल का पानी, बेस्ट है वो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स मेंटेन करने के लिए। यूरिन में कलर देखेंगे, उसके बाद हम उसकी कंसिस्टेंसी देखेंगे। कई बार ऐसा होगा कि हाँ, आपको जब पेशाब में जलन बहुत ज्यादा हो रही है, आपका यूरिन जो है थोड़ा क्लाउडी हो जाएगा, हल्का सा गाढ़ा हो जाएगा, या तो उसका कलर, नॉर्मली हम इसको मेडिकल टर्म में एम्बर कलर बोलते हैं, एम्बर कलर इज पेल येलो कलर। लेकिन जब आपका वो कलर डार्क हो जा रहा है, पहला रीजन हमेशा यही है कि आपने पानी कम पिया है, आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड है। बट दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि इन्फेक्शन ज्यादा हो रहा है। पसल्स, जो आपको फोटो में ये पसल्स दिख रहे हैं, इसको हम पसल्स बोलते हैं, या ब्लड में इसको मैंने अभी न्यूट्रोफिल बोला था। ये पसल्स बढ़ जाएंगे तो यूरिन गाढ़ी हो जाएगी, कलर चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है हिमेचूरिया। जब ये पसल ज्यादा हो गए, हमारी जो यूरिनरी ट्रैक्ट है उसमें वो इन्फेक्ट करने लगे, तो उससे हमें मिलेगा आरबीसी भी आने लगेगा, क्योंकि जो लाइनिंग है वो इरोड हो रही है इस इन्फेक्शन की वजह से। तो आपको ब्लड मिलेगा यूरिन के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज हिमेचूरिया, हम उसको मेडिकल टर्म में बोलते हैं। उसको भी आप वैसे भी देख सकते हैं व्हेन यू आर पासिंग यूरिन। अब बात आती है कि हमसे बोला गया है सैंपल देने के लिए यूरिन का, तो सबसे अच्छा सैंपल जो आप दे सकते हैं वो है सुबह उठने के बाद, मिड टर्म बोलते हैं उसको, मिड लाइन या मिड टर्म बोलेंगे, कि आपने थोड़ी यूरिन पास कर दी, जो बीच की यूरिन आपको लग रही है कि मेरे को अभी और यूरिन करनी है, वो बीच वाला सैंपल जो है उसको ले लें आप। वो सबसे अच्छा यूरिन है फॉर यूरिन एग्जामिनेशन, ये याद रखिएगा। कई बार आपको लैब वाले बताएंगे, कई बार वो भूल जाएंगे, बट ये सबसे अच्छी बेस्ट सैंपल ऑफ यूरिन इज मिड वाला। नेक्स्ट आता है उसमें कास्ट एंड क्रिस्टल्स, हम बोलते हैं लिपिड प्रोफाइल बढ़ गया। लिपिड प्रोफाइल बढ़ गया, आपको यूरिन में भी कई बार दिख सकता है कि लिपिड बढ़ा हुआ है, उसमें हमें कोलेस्ट्रॉल के क्रिस्टल्स दिख जाएंगे। ये सारी चीजें जो हम बोल रहे हैं ये हमें अंडर द माइक्रोस्कोप ही मिलेगी, ये आप इसको विजिबली नहीं बता सकते देखने के बाद। देखने पर आप सिर्फ यूरिन का कलर बता सकते हैं। और दूसरा एक बीमारी है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, जिसमें शुगर का लेवल यूजुअली 500 के ऊपर हो जाता है। उस समय आपको यूरिन से एक फ्रूटी स्मेल आएगी, जैसे हम फ्रूटी की ही महक की बात करेंगे, द सेम स्मेल यू विल गेट इन यूरिन। वो होता है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में। यूजुअली डायबिटीज में यूरिन में शुगर बहुत लेट आती है। अगर यूरिन में शुगर मिल रही है
इसका मतलब आपकी शुगर ब्लड में यूजुअली अबव 300 जा चुकी है। तो ये ध्यान देना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लिवर फंक्शन टेस्ट। आज की डेट में अल्कोहल हैज बिकम प्रिटी कॉमन, जिसकी वजह से काफी बीमारियां भी बढ़ रही हैं, काफी सोसाइटल इम्पैक्ट भी हो रहा है। और इसके लिए लिवर फंक्शन टेस्ट इज अ इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट कि हम पता कर सकें कि लिवर की क्या स्टेजिंग है या कैसी कंडीशन में लिवर है। दूसरा है बिलिरुबिन। बिलिरुबिन होता है, अरे जॉन्डिस हो गया। अब बिलिरुबिन जो मिल रहा है वो एक होता है, उसके तीन पार्ट्स हैं, टोटल, कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड। जो टोटल है वो हमें टोटल पूरा बता रहा है कि अच्छा ठीक है, शरीर में बिलिरुबिन बना है, इतना बिलिरुबिन है। अब उसके जो दो पार्ट्स हैं, कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड, जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है वो हमेशा याद रखें वो तभी बढ़ेगा जब आपका, अगर आप इस फोटो में देखेंगे तो यहाँ पे ये जो नली है ये ब्लॉक होंगी, तब आपका कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ेगा। किस कंडीशन में बढ़ेगा? गॉल ब्लैडर में पथरी हो गई, कॉमन इन नॉर्थ इंडिया। गॉल ब्लैडर में पथरी हो गई, गॉल ब्लैडर में कैंसर हो गया, कोई भी चीज जो गॉल ब्लैडर के पैसेज को ऑब्स्ट्रक्ट करेगी उसमें आपका कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन हमेशा बढ़ जाएगा। अब बात आती है फिर अनकॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेटेड का सिग्निफिकेंस क्या है। अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, जो मैंने अभी पहले भी बोला कि न्यू बॉर्न्स में जॉन्डिस हो जाता है, स्पेशली अगर आप देखेंगे तो नेचुरल प्रोसेस जो कि हम बोलते हैं नॉर्मल डिलीवरी, उसमें यूजली नहीं होता, बट जो सिजेरियन से बेबी हो रहा है उसमें आपको जॉन्डिस मिलेगा ही। ये एक नॉर्मल फेनोमेना है। क्यों? क्योंकि जो नॉर्मल डिलीवरी होती है उसमें जो सिर के ऊपर की हड्डी होती है वो ऊपर एक दूसरे के ऊपर जाती है, लेकिन जब हम सिजर से निकाल रहे हैं तो वो हड्डियां एक दूसरे के ऊपर नहीं जा रही हैं, क्योंकि उनका पैसेज तो हमने खुद से बना है, इसलिए जॉन्डिस होगा ही। तो जब वो जॉन्डिस हो रहा है उस समय बेबी को हम बोलते हैं सनलाइट दिखाने के लिए। इसके लिए अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ही बढ़ेगा। अगर कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन एक न्यूबॉर्न बेबी में बढ़ रहा है तो उसके लिए हमको उसको और बाकी टेस्ट कराने पड़ेंगे, क्योंकि कुछ कंजेनाइटल एनॉमलीज हो सकती हैं, जैसे कि लिवर ठीक से नहीं बना है, जैसे गॉल ब्लैडर में कोई डिफेक्ट है, या तो फिर इंटेस्टाइन में उसको कोई दिक्कत है। वो उसके लिए फिर फर्दर स्टडी करनी पड़ेगी। ये दो हॉर्मोन्स हैं यहाँ पे, एसजीपीटी और एसजीओटी। मैं इसका फुल फॉर्म तो नहीं बताऊंगी, बस इतना है कि अगर आपका लिवर सही है, आपने अपने आप को डिटॉक्सिफाई कर रखा है, जो हम अपने हिंदू शास्त्रों में बोलते हैं कि फास्टिंग जरूर करना चाहिए, तो दैट इज हाउ वी डिटॉक्सिफाई। अगर हम ये कर रहे हैं तो हमारा ओटी और पीटी, हम इसको शॉर्ट में ओटी, अगर आप देखेंगे एसजीओटी और एसजीपीटी लिखा है, तो ओटी और पीटी अगर आपने अपने आप को सही रखा हुआ है, यू आर हेल्दी पर्सन, तो आपको कभी भी ये रेंज नहीं बढ़ेगा। बढ़ने के रीजंस क्या क्या है? हेपेटाइटिस, जो आपने सुना होगा, अरे इसको तो लिवर का इन्फेक्शन हो गया, हेपेटाइटिस हो गया। दूसरा कारण है कैंसर, जो आज की डेट में फिर से बहुत कॉमनली बढ़ रहा है। एंड थर्ड कॉमन रीजन इज पोर्टल सिरोसिस, अल्कोहल, जो हमने पहले बोला था। नेक्स्ट इज अल्कलाइन फॉस्फेटेज। ये सारे आपके फिर से पैरामीटर्स हैं लिवर फंक्शन टेस्ट के, जब आप टेस्ट कराएंगे तो ये सारे पैरामीटर्स आपको दिखेंगे। अल्कलाइन फॉस्फेटेज फिर से एक ऐसा एंजाइम है जो यूजुअली कैंसर में रेज होगा, नॉर्मली आपको नहीं मिलेगा। मिलेगा कब? जब आपका लिवर की हालत मोर देन टू थर्ड ऑफ योर लिवर हैज गॉट स्पॉइल्ड, आपने उसको इतना बुरा कर दिया है कि उसकी हालत टू थर्ड से ज्यादा बुरी हो चुकी, तब आपका अल्कलाइन फॉस्फेटेज इन इन्फेक्शन बढ़ेगा, नहीं तो मैलिग्नेंसी में ही पड़ता है अल्कलाइन फॉस्फेटेज। दूसरा, एक सबसे अच्छी बात लिवर की है कि लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जो अगर आपने उसको खाली वन थर्ड भी बचा हुआ है तो भी वो दोबारा से अपने आप को ग्रो कर लेता है। ये प्रक्रिया और किसी ऑर्गन में इतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी लिवर में है। इसीलिए सबसे पहले जो ट्रांसप्लांट किया गया था वो लिवर ट्रांसप्लांट ही ट्राई किया गया था, बिकॉज लिवर कैन रीजनरेट इटसेल्फ। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोटीन की। आज की डेट में बहुत ज्यादा बॉडी बिल्डिंग का ये आ गया है एरा। प्रोटीन जो हम आर्टिफिशियली ले रहे हैं, इट शुड नॉट बी टेकन। मैं क्लियरली मना करूंगी, बहुत क्लियरली, कि इट शुड नॉट बी टेकन। टेक प्रोटीन इन नेचुरल फॉर्म, जितने नेचुरल फॉर्म से उसमें लीजिए। जो वो बॉक्सेस आते हैं, बिग बिग बॉक्सेस, एंड पीपल आर टेकिंग देम, या जो डाइट कर रहे हैं एंड दे आर ड्रिंकिंग प्रोटीन, प्लीज डू नॉट टेक इट, वो नहीं लेना चाहिए। वी डू नॉट नो व्हाट प्रोडक्ट हैज बीन पुट इनसाइड इट। अलोंग विथ प्रोटीन हम देखते हैं दो और सब प्रोटीन्स, जो हैं एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन। एल्ब्यूमिन हमको नॉर्मली, हमने अंडे में भी एल्ब्यूमिन सुना हुआ है।
एल्बुमिन और ग्लोबुलिन जो है ये प्रोटीन्स के पार्ट हैं जो यूजली किडनी डिजीज में, ये जितने भी टेस्ट हैं ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किडनी फंक्शन टेस्ट खराब होगा तो आप ध्यान देंगे कि आपका प्रोटीन लेवल इधर बढ़ने लग जाएगा, एल्बुमिन घटने लग जाएगा। तो ये थोड़ी सी चीजें आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट, वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट जो कराना ही चाहिए, आफ्टर 40 स्पेशली कराना चाहिए। और जो बच्चे फास्ट डाइट, फैट डाइट जिसको हम आज की डेट में बोलते हैं, पिज्जा एंड बर्गर जो कॉमन हो गया है, उसमें भी कराना है बच्चों में अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हैं ओबेसिटी। क्यों? क्योंकि लिपिड प्रोफाइल का डायरेक्ट एसोसिएशन हमारे हार्ट से होता है। कि कॉरोनरीज जो बोलते हैं, मेजर आर्टरी जो है जो हार्ट को सप्लाई देती है, उसमें भी फैट जमा होता है और उसी के बाद ब्लॉकेज होना शुरू होता है हार्ट में। प्रोफाइल क्या क्या है इसके अंदर? कोलेस्ट्रॉल आता है, ट्राइग्लिसराइड आता है, और आते हैं हमारे कुछ अलग अलग प्रकार के कोलेस्ट्रॉल्स, लाइक हाई डेंसिटी लिपिड कोलेस्ट्रॉल, लो डेंसिटी लिपिड कोलेस्ट्रॉल एंड वेरी लो डेंसिटी लिपिड कोलेस्ट्रॉल। इसमें से एचडीएल जो है हमारा, एच या हाई, ये हमेशा याद रखें कि ये अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल है और हमें इसको अच्छा बनाना है। इसको हम जितना अच्छा रखेंगे उतना हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल या लिपिड की इश्यूज नहीं आएंगे। वेरएज इन कंपैरिजन टू दैट, एलडीएल और वीएलडीएल ये दोनों ऐसे हैं कि अगर हम इनको कम रखें, अब मैं बोलती हूँ कि इसकी लोअर लिमिट 0 है, पर इसको हम अगर और कम कर सकें तो और अच्छा रहेगा। इन दोनों को जितना कम करके रखेंगे हमारे लिए उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। तो बेस्ट पार्ट इज कि हमेशा याद रखना है एच फॉर हाई को हमें बढ़ा के रखना है, एंड एलडीएल और वीएलडीएल को हमें घटा के रखना है। सिग्निफिकेंस क्या है इस पूरे टेस्ट में से? आपको जो देखना है वो है आपका एक कोलेस्ट्रॉल और दूसरा है आपका ट्राइग्लिसराइड। इन दोनों को अगर आप नॉर्मल रखेंगे और एचडीएल अपना हाई रखेंगे तो यू विल बी ऑलवेज इन हेल्दी का क्लास। आप कभी भी डी रेंज के क्लास में तो नहीं आएंगे, क्योंकि जो इसकी मेडिकेशन है, स्टैटिन्स बोलते हैं हम उसको, उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं। तो वी शुड ट्राई कि हमें स्टैटिन्स ना लेने पड़े। बट अगर कोलेस्ट्रॉल आपका ज्यादा आ रहा है, मोर देन 200 आ रहा है, तो प्लीज गो फॉर मेडिसिन, उसको अवॉइड नहीं करना है। जो मैंने अभी बोला, मोर देन 200 अगर लग रहा है आपको तो ले लें। क्यों? क्योंकि अगर आप नहीं लेंगे तो ग्रेजुअली आर्टरीज सारी ब्लॉक होने लगेंगी। हार्ट की आर्टरी ब्लॉक होगी तो इट विल अगेन लीड टू ब्लॉकेज इन द हार्ट, आपको करानी पड़ेगी एंजियोप्लास्टी। ये इसके नॉर्मल लेवल्स हैं। हमने वही बोला था पहले भी कि एचडीएल कोलेस्ट्रॉल आपको बढ़ाना है, एच फॉर हाई है उसको बढ़ा के रखें, और एलडीएल को और वीएलडीएल को कम करके रखेंगे। दैट इज द बेस्ट थिंग वी कैन डू फॉर आवर बॉडी। नेक्स्ट जो हमारा डिजीज है वो है डायबिटीज। आज की डेट में वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज ऑफ डेथ इन इंडिया डायबिटीज है। कैंसर छोड़ के लीडिंग कॉज की अगर हम बात कर रहे हैं डेथ की, तो वो डायबिटीज हो चुका है। डायबिटीज इज अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, वो एक दूसरे से पास नहीं होती, एंड सिर्फ स्ट्रेस एसोसिएटेड है। जो हमारा आज का दिनचर्या हो चुकी है कि स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेस, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, एवरीथिंग हैज टू बी अचीव्ड, वो उसको हमें वापस जाना है to the era where we were able to live our life de-stressing also, give time to yourself, है ना? उसके लिए सारे टेस्ट कौन कौन से हैं? सबसे इंपॉर्टेंट है HbA1c। अगर एक तरीके से बोला जाए तो अगर आपका HbA1c अच्छा है तो आप ये समझ लिए कि 3 महीने तो आप नॉर्मल हैं, लास्ट 3 मंथ्स, आने वाले नहीं। आपने आज HbA1c कराया है तो वो आपके पिछले 3 साल की रिपोर्ट, सॉरी 3 मंथ्स की रिपोर्ट दे रहा है कि आपकी शुगर लास्ट 3 मंथ्स में कैसी रही है। और इसके लिए पहले इसके जो रेंजेस हैं, ये जो भी आप नंबर देख रहे हैं, ये पहले थोड़े ज्यादा थे, अब इनको थोड़ा और कम कर दिया है अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन ने, जो सेम ऑल ओवर वर्ल्ड फॉलो होता है। इसको हम एडीए शॉर्ट में बोलते हैं। एडीए की जो रीडिंग्स होती हैं उसको हम ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉलो करते हैं। तो अगर हमारे को अपना HbA1c अच्छा रखना है तो कोशिश करें लेस देन 5, टारगेट होना चाहिए लेस देन 5 का। आइडली तो 5.7 नॉर्मल माना जाता है, बट इफ यू आर कीपिंग इट लेस देन 5 यू आर हैविंग द बेस्ट पैनक्रियाज, ऐसा है। एंड मोर देन 6.5 यू आर लेबल्ड एज डायबिटीज। प्री डायबिटिक में भी आपको वही सारे प्रिकॉशंस लेने चाहिए जो कि एक डायबिटिक को लेने होते हैं। 5.7 के ऊपर अगर आप जा रहे हैं तो प्लीज गेट कॉशियस कि आप डायबिटीज की रेंज में ही आ रहे हैं, आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। शुगर की बात करेंगे
HbA1c हो गया, फास्टिंग कराइए, रैंडम कराइए, या तो फिर आप खाना खाने के 2 घंटे बाद की टेस्ट कराइए। बहुत से लोग ये पूछते हैं कि खाना खाने के बाद का टेस्ट कब होगा। खाना खाने के बाद का टेस्ट होगा, आपने अपना फास्टिंग का सैंपल दे दिया है, यस, आप अपने साथ 2 रोटी या जो भी वॉट एवर यू वॉन्ट टू ईट वो आपने खा लिया है। नॉर्मली अगर आप पोस्ट पैंडल जिसको हम बोलेंगे, या खाना खाने के बाद के 2 घंटे बाद का टेस्ट कराना है आपको, तो उसके लिए आपको, जब आपने खाना खाना है तो आपको लाइट स्नैकिंग नहीं करनी है, जो आपका रूटीन मील टाइप का होता है, 2 रोटी 2 पराठे जो भी आप खाते हैं वो खा लें, और उसके एग्जैक्ट 2 आवर्स के बाद आपको अपना सैंपल देना है। वो आपका पोस्ट प्रैंडल या 2 आवर्स आफ्टर ईटिंग वाला सैंपल होगा। फास्टिंग में हमारे लिए जरूरी है कि हम अपना शुगर 100 से कम रखें। अगर 100 के ऊपर जा रहा है तो हम प्री डायबिटिक हो चुके हैं। वी नीड टू लुक एट आवर डाइट कि हम उसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है फास्टिंग और पोस्ट प्रेंडल का, दो अलग अलग क्यों करने हैं? दो अलग अलग इसलिए करने हैं कि अगर मेरा फास्टिंग शुगर ज्यादा आ रहा है, दैट मीन मेरी, अगर मैं डायबिटिक हूं और मेरा फास्टिंग ज्यादा आ रहा है, तो मेरी रात की दवाई बढ़ जानी चाहिए। और अगर मैं नहीं हूं डायबिटिक, तो फिर मुझे अपने आप को चेतावनी देनी है दैट आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, कॉग्निजेंस लेना पड़ेगा मुझे अपने आप के लिए। रैंडम ब्लड शुगर की हम बात करेंगे। दिस इज अ वेरी वेरी गुड टेस्ट कि आप कभी भी, आपको याद आए कि शुगर करा लेते हैं, आपने शुगर कराई है, आपकी शुगर मोर देन 200 है, यू आर लेबल्ड एज डायबिटीज, 200 से कम है रैंडम, तो हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे। ये होता है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इसको हम यूजली प्रेग्नेंट फीमेल्स में करते हैं नॉर्मली, अदरवाइज हम नॉर्मल इंडिविजुअल्स को नहीं बोलते हैं। दोस्त फीमेल्स या जिनके में हमें लग रहा है कि अचानक से वेट गेन बढ़ गया है प्रेगनेंसी में, या अचानक से हमें बेबी का साइज बड़ा लग रहा है प्रेगनेंसी के अंदर, देन हम उनको एडवाइस करते हैं कि ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करा लें वो। थायराइड फंक्शन टेस्ट आज की देश में, गोइटर अगेन हैज बिकम वेरी कॉमन इन इंडिया, तो इसके लिए हमें थायराइड फंक्शन टेस्ट कराना चाहिए। थायराइड फंक्शन टेस्ट अगेन एसोसिएटेड, या डिक्रीज थायराइड में TSH जो कम है, इट इज अगेन एसोसिएटेड विथ मेनी अदर डिसऑर्डर्स। थायराइड जो है वो पिट्यूटरी से भी एसोसिएटेड है, थायराइड हमारा किडनी से भी एसोसिएटेड है। तो यूरिक एसिड लेवल अगर आपका बढ़ा हुआ है तो आप प्लीज अपना TSH जरूर कराएं। नहीं कराया है तो तुरंत कराना चाहिए अगर यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हुआ है, क्योंकि दैट इज क्लियरली एसोसिएटेड विथ योर थायराइड। इन हाइपोथायरॉयडिज्म यूरिक एसिड लेवल भी बढ़ेगा और TSH भी बढ़ेगा, T3 T4 कम हो जाएगा। ये सारे पैरामीटर्स मैंने डिटेल में दिए हैं। एक चीज जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैं बोलना चाहूंगी, दैट इज जो हमारा फ्री है, फ्री कराएंगे तो ज्यादा अच्छा है। फ्री की इंटरप्रिटेशन इज मोर बेटर कंपेयर टू टोटल। ये नॉर्मल रेंज है विच इज नॉट वेरी सिग्निफिकेंट फॉर यू, एक्सेप्ट अगर आपका लेस देन 3 हो रहा है तो आपको ध्यान देना है। कार्डिक प्रोफाइल आज की डेट में कराना ही चाहिए बियॉन्ड 40, स्पेशली पोस्ट कोविड एरा। दोज हु हैव टेकन कोविड के वैक्सीनेशन, उनके लिए बहुत जरूरी है। ECG और स्ट्रेस टेस्ट पे मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी। लिपिड प्रोफाइल हमने ऑलरेडी देख लिया है। कार्डिक एंजाइम्स हैं कुछ जिनको हमें कर लेना चाहिए, जिसमें से आता है CKMB, ट्रोपाई एंड ट्रोप-T। ये आपका तुरंत हार्ट अटैक हुआ है क्या ये बता देगा, जिसमें से ट्रोपाई आपका 2 दिन तक चलता है। तो कभी भी आपको ऐसा लग रहा है चेस्ट पेन हुआ था, उसके 2 दिन के बाद तक आप अपना ट्रोपाई जरूर करा लें। CKMB हो सकता है नहीं आएगा क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव टेस्ट नहीं है, पर ट्रोपाई अगर पॉजिटिव आ रहा है तो प्लीज कंसल्ट अ कार्डियोलॉजिस्ट। ये हॉर्मोन्स हैं जो कराने चाहिए कोविड के बाद, यस कराने ही चाहिए, जिसमें बट हाँ, अगर नहीं कराने हैं तो फिर ECG और स्ट्रेस टेस्ट करा ले, क्योंकि दीज आर लिटिल कॉस्टली अफेयर्स। जो ये तीनों टेस्ट हैं ये थोड़े कॉस्टली हैं, और कई बार फॉल्स पॉजिटिव में आदमी स्ट्रेस में ज्यादा आता है, घबराहट ज्यादा होती है। तो अगर आपका ECG और स्ट्रेस टेस्ट नॉर्मल आ रहा है तो यू शुड नॉट गो फॉर देम। अगर नहीं है नॉर्मल तो फिर ये टेस्ट तो कराना ही है। नेक्स्ट एसोसिएटेड जो प्रोटीन है वो है सी रिएक्टिव प्रोटीन, जो कि हमने फिर से देखा है कोविड में जो हमने टेस्ट कराए थे उसमें डी डाइमर, इंटरल्यूकिन 6 और CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन। ये तीनों का एसोसिएशन ही देखते थे हम जब हम कोविड के पेशेंट्स देख रहे थे, और उसी एसोसिएशन पे हम बता पा रहे थे कि उसकी सिवियरिटी ऑफ डिजीज कितनी जाएगी। तो सी रिएक्टिव प्रोटीन एक बहुत ही नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है, लेकिन किसी भी
आपके पूरे शरीर में कहीं पे भी अगर स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन हो रही है तो सी रिएक्टिव प्रोटीन बढ़ जाएगा, ये याद रखिए। तो इसलिए अगर सी रिएक्टिव प्रोटीन बढ़ा आ रहा है तो यू हैव टू कंसल्ट योर फिजिशियन, ये हमेशा आपको जाना ही है डॉक्टर के पास। नहीं है, बहुत अच्छी बात है। इफ इट इज नॉर्मल, इट इज लेस देन 1, आपको कुछ नहीं करना है। सी रिएक्टिव प्रोटीन दो तरीके से टेस्ट होता है, एक जिसमें नंबर आता है और एक जिसमें नंबर नहीं आता। कोशिश करें कि जिस वाले में, जिसको हम क्वालिटेटिव बोल रहे हैं, उसको नहीं कराना है। जो क्वांटिटेटिव है, जो हमें क्वांटिटी देगा कि नंबर इतना है, वो टेस्ट कराएं, सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई कि ओके यू आर बिलोंगिंग टू विच रेंज ऑफ पैरामीटर, एंड आपको कितनी सीवियरिटी ऑफ इन्फ्लेमेशन है, सो दैट यू कैन गो एंड मीट योर फिजिशियन। एलर्जी टेस्ट हम सबको पता है, इसमें से मैं एक कॉमन टेस्ट बताऊंगी, दैट इज योर आईजीई, इम्यूनोग्लोबुलिन ई। और आईजीई कराएं और उसके साथ अपना ईस्नोफिल जरूर टेस्ट करा लें। जब आप टेस्ट कराने जा रहे हैं एलर्जी के लिए, तो आईजीई प्लस ईस्नोफिल, ये दो टेस्ट जरूर कराने हैं, क्योंकि इसका हमें कई बार कोरिलेशन देखना होता है। कुछ टेस्ट जो कार्ड पे किए जा सकते हैं, जो है मलेरिया, डेंगू, HIV, VDRL, HBsAg और HCV। इसके साथ साथ कोविड के लिए भी एक कार्ड टेस्ट आ गया था, पर वो बहुत रिलायबल नहीं है। अगर ये याद रखना है कि कोविड का टेस्ट करा रहे हैं तो RT-PCR इज द गोल्ड स्टैंडर्ड। उसके जो कार्ड टेस्ट है वो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देता, तो प्लीज हमेशा RT-PCR ही कराएं। डू नॉट गो फॉर कोविड के लिए कार्ड टेस्ट। इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉर मलेरिया और डेंगू के लिए भी मैंडेट किया हुआ है एलाइजा टेस्ट, कार्ड टेस्ट पे नहीं लगाना है। ये एक टेस्ट है जो मैंने यहाँ पे इंक्लूड इसलिए किया है क्योंकि एवरी फीमेल बियॉन्ड द एज ऑफ 30 मस्ट अंडरगो पैप स्क्रीनिंग। सर्वाइकल कैंसर जिसको हम बोलते हैं, कार्सिनोमा सर्विक्स के लिए ये बहुत जरूरी टेस्ट है, क्योंकि ये अर्ली डिटेक्शन में हमारी मदद करता है। इसमें कुछ भी नहीं होना है, सिर्फ एक सैंपल लिया जाता है थ्रू द सर्विक्स, जिसको हम टेस्ट कर सकते हैं पैथोलॉजी में, एंड वी कैन आइडेंटिफाई कि किस स्टेज का कैंसर है। या कैंसर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप अपना पैप्समियर हर 3 साल में जरूर कराएंगे। मैंडेटेड है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो नहीं किया है, बट यूएस में या यूके में ये मैंडेटेड है कि एवरी फीमेल 30 साल के ऊपर उसको सर्वाइकल पैप्समियर कराना ही कराना है। अगर एबनॉर्मलिटी मिल रही है तो हर साल में रिपीट कराइए, और एबनॉर्मलिटी कोई नहीं मिल रही है तो 3 इयर्स में रिपीट होगा। दूसरा एक टेस्ट है फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, FNAC बोलते हैं हम इसको। एक छोटी सी सुई, आप देख सकते हैं यहाँ पर सुई है। इस सुई से हम सारी जांचें, मतलब कोई भी कैंसर हम शरीर का पकड़ सकते हैं। आपको हाथ पे गठान लग रही है, पेट में गठान लग रही है, ये आप देख सकते हैं। USG का प्रोब दिख रहा है आपको, यहाँ पर अल्ट्रासाउंड वेव लिखा हुआ है। आप कोई भी टेस्ट यूजिंग दिस प्रोब करा सकते हैं, या सिर्फ एक नीडल से आपकी बीमारी पता चल सकती है। तो इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत बेसिक टेस्ट होता है। सबसे अच्छा यूज इसका होता है लिम्फ नोड्स में, स्पेशली व्हेन वी से कि 50+ में जो होता है सुप्रा क्लैविकुलर, यहाँ पे जो आपकी क्लैविकल है उसके ऊपर अगर लिम्फ नोड बढ़ रहा है, तो मेजॉरिटी हम बोलते हैं मेटास्टेसिस, कि कैंसर आपका जो लंग्स का है या फीमेल्स में ओवरी का जो कैंसर है, वो दोनों कैंसर के लिम्फ नोड जो होते हैं, लिम्फेटिक ड्रेनेज उसका सुप्रा क्लैविकुलर है। सर्वाइकल में हम जानते हैं हमारे देश में टीबी कितनी कॉमन है, योर लिम्फ नोड्स अगर यहाँ पे आपके बढ़ रहे हैं उसको भी करा लीजिए। अगेन फॉर फीमेल्स ब्रेस्ट के लिए बहुत अच्छा है, आपने FNAC कराई, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि कहीं कैंसर तो नहीं हो रहा है। तो प्लीज इस टेस्ट से डरिए नहीं, इसको कराइए जरूर, अगर जरूरत लग रही है तो प्लीज गो फॉर इट। थैंक यू। मैम मेरा एक डाउट था कि जी। एक्चुअली आजकल मतलब देर आर जो एक पूरा हुआ बना हुआ है काइंड ऑफ ब्लड टेस्ट के ऊपर, व्हाट इज द आई मीन कहाँ से कराने चाहिए? इट्स अ वेरी बिग आई मीन जैसे कि अब सुनने में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, पीपल आर सेइंग कि यार ये डॉक्टर लाल पैथ लैब सही से नहीं कर रहा। आई मीन आई एम नॉट टेकिंग नेम्स, आई एम जस्ट मेंशनिंग अ कंपनी आई नो। बोले इन मतलब जैसे मानिए क्या एक यूनिफॉर्मिटी आनी चाहिए सारे ब्लड टेस्ट में? मानिए मैंने 3 अलग अलग पैथोलॉजी से कराया, तो ये व्हाट इज द आई मीन, और उससे एक फियर मॉन्गरिंग वाला भी मतलब लोग बोल रहे हैं कि गलत तरीके से कर दिया, मे बी कुछ ऊपर नीचे हो गया। ओके, to answer this question, like the issue is that every machine, two machine, will have a little variation in the range of the report which is coming. One thing.
सेकेंड थिंग इज जो आपने बोला कि किस लैब से कराना चाहिए, आई टोटली अग्री। इंडिया में अभी हमारा एक स्टैंडर्डाइजेशन जिसको हम बोलते हैं, रादर एनएबीएल एक्रेडिटेड लैब अगर है तो आई विल सजेस्ट गो फॉर एनएबीएल एक्रेडिटेड लैब। ठीक है। वो बेस्ट रहेगा, क्योंकि एटलीस्ट हम उसमें थोड़े से स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं, फॉलो होता है। थर्ड थिंग इज कौन सा लैब है। देर आर स्मॉल लैब्स विच आर एक्रेडिटेड। अगर अभी आपको करंट सिनेरियो में टेस्ट कराना है, इफ यू नो द लैब, आप पर्सनली उस लैब वाले को जानते हैं, वो छोटी ही लैब क्यों ना हो, प्लीज वहां से कराएं, बिकॉज एटलीस्ट आपकी रिलायबिलिटी रहेगी कि ऑल योर सैंपल्स हैव बीन डन, आपके सारे टेस्ट किए गए हैं। देन मूविंग ऑन टू बिग लैब्स, सारी बिग लैब्स करती हैं सारे टेस्ट, उसमें इशू नहीं आएगा आपको। लाइक आई डोंट माइंड सेइंग कि एसआरएल में आप करा लीजिए, मेट्रोपोलिस में करा लीजिए, लाल पैथ लैब में करा लीजिए, दीज रेप्यूटेड लैब्स विल नॉट हैव इश्यू। ऐसा है। मैं एक सवाल था मैडम से कि मैडम एक्चुअली क्या है, मेरे जो डॉक्टर है, जी। हेलो, जी उन्होंने आप। मुझे कोविड कोविड सॉरी मुझे उन्होंने सोराइसिस एंटीबॉडी टेस्ट का सजेस्ट किया हुआ है। ओके। एंड मैम उन्होंने बोला कि आपको इन्फ्लामेटरी इतना बढ़ा हुआ है कि यू हैव बीन एएसआर इज भी इम्प्रूव्ड और सीआरपी हैव बीन इम्प्रूव्ड एंड इन्फ्लामेटरी और जो भी है डिजीज आपके जॉइंट्स में, क्योंकि मेरे को सोराटिक अर्थराइटिस भी हो गया मैम। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप ये सब टेस्टिंग टेस्ट की। करवा के भी आपको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। तो मैंने क्या इंडिया की जो लीडिंग लैब्स है उनसे कांटेक्ट किया, जी। तो जी सर। उन्होंने मुझे बोला कि आप जो है, उन्होंने मुझे बोला कि उन्होंने मुझे बोला मैम कि जो है आप कोई भी लीडिंग लैब्स में चले जाइए, जब तक आपका रिवर्सल मोड में नहीं आएगी बॉडी, जब तक आपका लैब टेस्ट कोई भी है ना आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा। बॉडी ऐसी कंडीशन में है, मेटाबॉलिक राइट। सिंड्रोम है। जी। तो मैम आप ये बताएं कि मेरी इस कंडीशन में अगर मेरे को डायबिटीज होता है तो मेरा HbA1c लेवल कितना होना चाहिए ताकि मैं अपने आप को बॉर्डर लाइन पे मान सकूं। बॉर्डर लाइन के लिए तो रूल इज ऑलवेज द सेम। द मोमेंट यू क्रॉस 5.7 एंड यूर लेस देन 6.5, यूर प्री डायबिटिक। उसके लिए आपकी कंडीशन से ओके। कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपका मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो है वो अलग है, आपका डायबिटीज जो है वो हमेशा यही रहेगा। द मोमेंट यू क्रॉस 5.7 टिल 6.5 यू आर प्री डायबिटिक, एंड द मोमेंट आप 6.5 ओके। क्रॉस कर लेंगे आप डायबिटिक, अगर आप डायबिटिक नहीं है तो। बट फॉर अ नोन पर्सन हु इज डायबिटिक, उसके लिए हम बोलते हैं कि अगर आप अपने आप को 7 पे मेंटेन कर पाए तो बहुत अच्छी बात होगी, दो स्पेशली ऑन इंसुलिन। गुड इवनिंग डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मैं ये गुड जो इवनिंग। जानना चाह रहा था, ये जो विटामिन डी के रेफरेंस रेंज हैं, डॉक्टर लाल वाले अलग रेंज देते हैं और बाकी लैब्स अलग देते हैं, तो कौन सी वो रेंज सही है, रेफरेंस रेंज जो है? अगर आपने डॉक्टर लाल की रेफरेंस रेंज देखी होगी तो उसकी यूनिट देखिएगा। जो आपने क्वेश्चन बोला है, ये हम हाँ। लोग बहुत बार फेस करते हैं, बिकॉज एवरीबडी कम्स विद दिस क्वेरी। उनकी यूनिट जो है रेफरेंस रेंज की अलग है। जो हमारी यूनिट रहती है, हम यूजली उसको कई बार माइक्रो इंटरनेशनल यूनिट पर एमएल में देते हैं, वो कई बार उसको पिकोग्राम या नैनोग्राम पर एमएल में दे रहे हैं। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यू विल कम टू द सेम रेंज। ऐसा है। नहीं, ऐसा वो क्यों कर, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस एक बनी हुई है, सब बिकॉज लोग दे आर लाल तो। पैथ लैब, दे जस्ट वांट टू कीप देमसेल्स, मैं बोलती हूँ ना, यूएस में लेफ्ट हैंड ड्राइविंग क्यों है, दे अच्छा। वांट टू कीप देमसेल्स सेपरेट, दे वांट टू शो दैट दे आर द बेस्ट, दैट्स व्हाई ये है। ओके, थैंक यू। बट या गेट योरसेल्फ टेस्टेड, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। यस। तो आप कहीं से भी करा रहे हैं वो जरूरी है। एंड टेक यू विटामिन डी नॉट मोर देन 3 मंथ्स। एक साल में 3 महीने से ज्यादा नहीं लेनी है विटामिन डी, ये ध्यान दें। ठीक है मैम, थैंक यू। ये बहुत सारे लोग इंस्ट्रूमेंट से टेस्ट करते हैं और एक कुछ मैनुअल हेलो टेस्टिंग होती है, तो इसमें क्या डिफरेंस है? मैनुअल टेस्टिंग और इंस्ट्रूमेंटल टेस्टिंग सर, किस टेस्ट के लिए पूछ रहे हैं? लगभग सभी में हो जाता है। मैनुअल लोग जो करते हैं माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं, बाकी बहुत सारे आजकल डिफरेंट टाइप की मशीन्स आ गई जिसमें सारे रिजल्ट आ जाते हैं, उस तरीके की बात कर रहा अच्छा, वैसा। सर, मैनुअल और इंस्ट्रूमेंटल में यही है कि मैनुअल के लिए आपको एक एक्सपर्ट पैथोलॉजिस्ट चाहिए ही है, और इंस्ट्रूमेंटल ऑलरेडी ऑटोमेटेड है। अगर उसको पहले से कैलिब्रेट करके रखा गया है, उसकी कैलिब्रेशन रेगुलरली चेक हो रही है, तो आई डोंट थिंक देयर इज एन इश्यू कि वो मशीन आपको रिपोर्ट गलत देगी, प्रोवाइडेड वो मशीन कैलिब्रेट हो रही है। अगर वो कैलिब्रेटेड नहीं है तो यस, इट कैन गो हेवेयर। बट मैनुअल के लिए फिर वही है कि जैसे हमारे यहाँ पे पीजी है,
एक पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट अगर आपकी रिपोर्ट दे रहा है और एक प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर आपकी रिपोर्ट दे रहा है तो उसमें थोड़ा डिफरेंस तो रह सकता है, ये चीज। ओके, तो मीन्स नमस्ते नाउअडेज ये मैडम। इंस्ट्रूमेंटल जो आ रहे हैं चेक करके मशीन, उसमें बहुत दिक्कत नहीं है और काफी अच्छी मशीन हो गई है, ऐसा कहना? जी सर, मतलब अगर हम बात करें तो जैसे जैसे बेकमैन कूल्टर की मशीन है, जर्मनी मेड है। तो हाँ। अगर उसका सीबीसी की रिपोर्ट जो मैं अभी आपको बता रही थी कि अगर हम्म। उसकी सीबीसी की रिपोर्ट है और एक मिंड्रे करके इंडिया की लोकल मशीन है, उसकी सीबीसी की रिपोर्ट है, तो मैं ब्लाइंडली बोलूंगी कि गो फॉर बेकमैन कूल्टर की रिपोर्ट, ऐसा है। ओके ओके, ठीक है। हेलो जी हेलो। जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरी जो रिपोर्ट आती है यूरिक एसिड की वो ज्यादा आती है, तो बोलते हैं प्रोटीन बंद कर देना चाहिए या कम कर देना चाहिए, लेकिन अदरवाइज आई एम 63, अन्य सभी चीजों के लिए बोलते हैं हाई प्रोटीन लीजिए। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज होती हूँ, मैं इसके बारे में जानना चाहती हूँ। जब मैं प्रेजेंटेशन दे रही थी तब भी मैंने यही बोला था कि यूरिक एसिड जो है अगर आप उसको नॉर्मल रखना चाहते हैं, बिकॉज जो उसकी अगेन जो दवाई है यूरिक एसिड कम नॉर्मल रखने के लिए उसके साइड इफेक्ट ज्यादा हैं, उसका सबसे अच्छा तरीका है टू कीप लो प्रोटीन। यूरिक एसिड को कम करना है तो प्रोटीन कम रखना ही पड़ेगा, ऐसा है। इसीलिए आपको लो प्रोटीन डाइट बोली जाती है। पर लो प्रोटीन रखने से मैम लेट एज में थोड़ा बोलते हैं आई प्रॉब्लम नो आती है, इसीलिए इट इज मुझे नॉट कंफ्यूजन ओनली, हाँ इट इज नॉट है। ओनली फॉर लेट एज। आप किसी भी जी एज में जैसे ही प्रोटीन कम करेंगे आपका मसल मास कम होने लगता है, यू विल स्टार्ट फीलिंग लेथार्जिक, वीकनेस ज्यादा लगने लगेगी आपको। ये है, लेकिन ये यूरिक एसिड का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि आपने जहाँ प्रोटीन बढ़ाया आपका यूरिक एसिड बढ़ जाएगा और आपको पेन ज्यादा होने लगेगा जॉइंट्स में। जी, मतलब करार कम करना ही एकमात्र वो जी है विकल्प। थैंक जी, यू सो मच। वेलकम। और मैम एक क्वेश्चन मेरा और था कि जैसे ये मतलब ब्लड टेस्ट में मतलब मैंने ये सुना हीमोग्लोबिन जो एक काउंट है, व्हाई इज इट, आई मीन अगेन जो आपने बोला ये कि इंडिया में 11 और बाहर 12, ऐसा है क्यों? उसका कोई रीजन है क्या? आवर डाइट, यू आर अ वेजिटेरियन, या ओके। that diet, that is why I said I intentionally kept the picture for vitamin B12। जो हमारा वेजिटेरियन डाइट है उसमें B12 की नहीं हो पाती, इट इज नॉट सफिशिएंट फॉर विटामिन B12। जी दैट्स व्हाई आई मीन विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड जो कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हम बोलते हैं, या हमने जो MCV MCH बोला कि वो बढ़ा हुआ दिखेगा, उसके लिए इम्पोर्टेंट है नॉन वेजिटेरियन डाइट, वो हमारे पास नहीं है। तो दैट इज, इसलिए आपको नॉर्मली वेजिटेरियन डाइट में MCV के वैल्यू अगर आप अपनी देखेंगे, आपका हीमोग्लोबिन नॉर्मल भी आ रहा होगा तो जी मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपका MCV कम हो सकता है। दैट्स जी रिलेटेड टू द डाइट। ओके। डॉक्टर साहब, ये कभी कभी हीमोग्लोबिन तो ठीक आता है लेकिन आयरन कम या ज्यादा हो जाता है, आयरन अलग से भी आता है, वो क्या मीनिंग है? सीरम आयरन, टोटल आयरन, जी। आयरन प्रोफाइल कराते हैं सर। जो आपका मैं बोलूंगी, आपने हीमोग्लोबिन कराया, अब आप उसको अपना मेजर करिएगा हिमाटोक्रिट से और अपने MCV से। आपका हिमाटोक्रिट मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा और MCV आपका मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा हीमोग्लोबिन से। आपका हम्म। अगर MCV कम आ रहा है तो आपका आयरन कम है यूजुअली, हम्म। नॉट मतलब कॉमनली आपका MCV कम है तो आयरन कम है, नहीं तो कुछ और जैसे हम्म। लेड पॉइजनिंग में भी आयरन आई मीन MCV कम हो सकता है। तो जो हम्म। आयरन प्रोफाइल है वो इसीलिए करा रहे हैं, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, सीरम फेरेटिन, ये सारे टेस्ट आपके होंगे जिसमें से आपकी आयरन बाइंडिंग बढ़ जाएगी और सीरम फेरेटिन कम हो जाएगा। क्योंकि आयरन कम हो रहा है बॉडी में तो आयरन अपने आप को एब्जॉर्ब कराने के लिए बाइंड ज्यादा करेगा, तो TIBC शॉर्ट फॉर्म जो है वो आपका बढ़ जाएगा। नहीं, मतलब सिग्निफिकेंस क्या है उसका हेल्थ पर, यदि आयरन आपका आयरन डिफिशिएंसी कम है? एनीमिया है तो आप या मतलब तो खुद से आयरन ले लें। हीमोग्लोबिन ठीक, उसके बाद भी आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है आयरन डिफिशिएंसी या एनीमिया हिम? है, नहीं इट इज ओनली एक्सक्लूसिवली आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। तो बहुत अच्छी बात है कि वी ऑलरेडी नो कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, हमको आयरन रिच फूड खाना है, दैट्स इट। क्योंकि आयरन कैप्सूल्स आप लेंगे तो कुछ दिन में कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, ये आयरन का ओरल आयरन का डिसएडवांटेज है, इट कॉजेज कॉन्स्टिपेशन।